अभी तक हम लोग देखे थे कि फ्रांस में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नेशनल असेंबली के द्वारा, ठीक है, तो उन लोगों ने अपना संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मजबूरी में राजा को ही मानना पड़ा। चाहे उनको राजा की जो लिमिटेशन हो गया था, उसके पावर का क्या हो गया था, लिमिटेशन हो गया था, ठीक है। लिमिटेशन होने के बावजूद भी राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन को ना माना जाए, ठीक है। तो राजा ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके रूल को मानने लगे, ठीक। अब जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में जो जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, उसके बाद किस तरह से फ्रांस में लॉ काम करने लगा, ठीक है, नियम किस तरह से काम करने लगा, डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से बटा, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है कि फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए यहाँ पे एक मोनार्की भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, मतलब कि ऐसा बनाया गया था कि वहां पे राजा का भी कुछ महत्व रखा गया और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार भी किया गया, ठीक है। राजा के पास कुछ पावर रखा गया, ठीक। कहता है कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद वहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वो जो कोर्ट बताए थे कि टेनिस कोर्ट में, ठीक है, बैठ के वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, नियम बना रहे थे। तो 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, धीरे धीरे उस पर काम हो रहा था। तो कुछ नियम बने थे जो राजा को मानना पड़ा, वही नियम को और 1791 में कंप्लीट किया गया। जैसे हमारे भारत में भी, इंडिया में क्या हुआ था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, है ना। जब देश आज़ाद हुआ तो तुरंत थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमारा संविधान बना नहीं। तो फिर कैबिनेट हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान बनाने के लिए काम सौंपा गया और उन्होंने 1950 में वो कंप्लीट करके दिया, ठीक है। तो इसी तरह से दो साल लगे इंडिया में भी। तो इस तरह से भी 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और 1791 यहाँ पर भी लगभग 2 साल कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार होने में लग गया था, ठीक है। अब जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या हुआ था कि जितने भी पावर थे उसको 3 ग्रुप में बांट दिया गया था। कितने ग्रुप में बांटा था? 3 ग्रुप में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। ये 3 सेपरेट कर दिया पावर को, ठीक है। अब यहाँ पर तो जो था वो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि वहां पे वोटिंग सिस्टम के लिए काम किया गया, ठीक है, यानी कि वहां पे वोट दे सकते थे, लेकिन वहां पे वोट सबको देने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। वहां सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो किस तरह से किसको अधिकार दिया गया उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वहां के जितने भी सिटीजन थे ना, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया। जितने भी सिटीजन थे उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, एक एक्टिव सिटीजन्स और दूसरा पैसिव सिटीजन, ठीक है। एक एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वैसे सिटीजन थे जिनको वोट देने का अधिकार था, ठीक है, जिनको वोट देने का अधिकार था। जैसे उसमें रखे गए थे जो 25 ईयर से एबव है लोग, 25 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन डाल दिया गया था कि वैसे ही लोग वोट दे सकते हैं जो अपने जितना इनकम है उनका, जिनका मजदूरी है, कम से कम 3 दिन का वो टैक्स, 3 दिन का जो इनकम है वो टैक्स पे करे। जैसे मान लीजिए कि हम 100 रुपया पर डे कमाते हैं, ठीक है, 100 रुपया पर डे कमा रहे हैं, तो मंथली कितना हो गया? 3000। जब 3000 हो गया तो कम से कम और 3 दिन का कितना वेज हो गया, हमारा मजदूरी हो गया, तो 300 रुपया। यानी कि हमको 300 रुपया मंथली के हिसाब से जो टैक्स पे करेगा वही सिर्फ वोट दे सकता है,
ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया कि उस समय 28 मिलियन वहां के पॉपुलेशन था, 28 मिलियन पॉपुलेशन था, ठीक है। अब 28 में मात्र 4 मिलियन ही ऐसे व्यक्ति हुए जो वोट देने के काबिल हुए, यानी कि वोट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन पर्सन थे, वो भी सिर्फ मेन को पावर दिया गया, यानी कि आदमी को, पुरुष को ही पावर दिया गया कि जो वोट दे सकते हैं। यानी कि 28 मिलियन में 4 मिलियन पुरुष मेल जो है वो वोट दे सकते हैं और उन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स में रखा गया। ठीक, कोई दिक्कत? अब जो है पैसिव सिटीजन, जो बाद बाकी लोग थे उनको, जैसे वोमेन हो गया, जो टैक्स 3 दिन का टैक्स पे नहीं कर सकते थे वो लोग हो गए, ठीक है। छोटे बच्चे जो 25 ईयर के नीचे हैं वो लोग हो गए। तो ये लोग जो बचे वो हमारा किस में रखा गया? पैसिव सिटीजन्स में रखा गया, जिनको नो वोटिंग राइट्स था, मतलब वो वोट देने के राइट्स उसके पास नहीं थे। और ये लगभग कितना था? 3 मिलियन के आसपास था। बाद बाकी क्या हुआ? वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, जो बच्चे हो गए, जो महिलाएं हो गई और 25 साल के जो नीचे हैं सारे लोग, उन लोगों को पैसिव सिटीजन में रखा गया। तो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन समझ में आया? ठीक। अब जो हमारा जो सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किस तरह से काम कर रहा था उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जो वोट देने का जो जिसके पास राइट्स था वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन के पास था। तो एक्टिव सिटीजन में से ही लगभग 50,000 आदमी जो है वो चुने जाते थे, जिनको इलेक्टर्स बोला जाता था, ठीक है। कितना? 4 मिलियन एक्टिव यहाँ पर सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन थे। उसमें से 50,000 जो आदमी थे, पुरुष थे, उनको इलेक्टर्स के रूप में चुना जाता था। और ये वो लोग होते थे जो इन लोगों से ज्यादा टैक्स पे करते थे, ठीक है। यानी कि अगर ये 300 पे कर रहे हैं मंथली, तो इनसे ज्यादा जो, जितना ज्यादा जो टैक्स पे कर रहा था वो इलेक्टर्स थे, ठीक है। उनको इलेक्टर्स में रखा गया। 50,000 मेन आदमी उनके पास थे, ठीक है। मतलब 50,000 आदमी चुने जाते थे इलेक्टर्स के रूप में। ये इलेक्टर्स क्या करते थे कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे, ठीक है। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो थे वो 745 मेंबर उस समय असेंबली में थे, ठीक है। और वो असेंबली में 745 मेंबर जो थे वो जो इसी से चुन के जाते थे, इलेक्टर्स से ही चुन के जाते थे, जो इनसे भी ज्यादा टैक्स पे करता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो था सिटीजनशिप जो मिला था, यानी पावर जो मिला था, जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा था उसके अनुसार उनका जो ओहदा था, ठीक है, उनको इस तरह से दिया गया था कि पहले एक्टिव सिटीजन में रखा गया जो टैक्स पे करते हैं, दूसरा था पैसिव सिटीजन जो टैक्स नहीं पे करते हैं, महिलाएं हैं, और जो टैक्स पे करते हैं और ज्यादा टैक्स पे करते हैं वो इलेक्टर्स कहलाए। 50,000 मेन हो गया, ठीक है, जिसमें 50,000 आदमी थे। और उसी से भी ज्यादा टैक्स जो पे करता था वो नेशनल असेंबली के लोग होते थे, जो 745 लोग थे। जैसे हमारे देश में भी विधायक होते हैं ना जी, 545 लगभग विधायक हैं, एमएलए होते हैं, तो वो हमारे प्रधानमंत्री को वोटिंग वगैरह देके चुना जाता है। तो सेम वहां पर भी इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते हैं या मुख्यमंत्री को नहीं चुनते हैं, ठीक है। हम लोग किसको चुनते हैं? पहले एमएलए को चुने, वो मुख्यमंत्री को चुनता है ना। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से काम करता है, ठीक। अब ये जो है इसी से कुछ मंत्री वगैरह बना, जो जिनको डिपार्टमेंट बांट दिया गया था कि आप इस डिपार्टमेंट को संभालिए, आप इस डिपार्टमेंट, जैसे हमारे देश में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का अनुसार है ना, कोई रेल मंत्री बना है, कोई उद्योग मंत्री बना है, ठीक है, कोई आईटी सेक्टर का मंत्री बना हुआ है। तो इस तरह से वहां भी डिपार्टमेंट को बांट दिया गया और वो सारे कंट्रोल करते थे असेंबली के लोग, जो असेंबली के मेंबर जो थे वो कंट्रोल करते थे। इसमें साथ में किंग को भी कंट्रोल करने की पावर नेशनल असेंबली के मेंबर के पास था, ठीक है। ये भी किंग को भी कंट्रोल करते थे। अब ये किंग को कंट्रोल करते थे, लेकिन किंग के पास एक पावर दे चुके थे, ठीक है। किंग को क्योंकि पावर अगर नहीं देंगे कुछ किंग को, तो चाहे जितने भी लोग खराब होते हैं,
ठीक है, बुरे होते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में कुछ ना कुछ लोग रहते ही हैं। ठीक है, तो ये जो नेशनल असेंबली के लोग हैं ना, वो इस बात को समझे और उन्होंने किंग को भी कुछ पावर दिया, ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि किंग जो राजा है उसके जो सपोर्टर हैं वो दंगा करने लगे, लड़ाई करने लगे। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में किंग का भी रोल को रखा गया। ठीक है, उनको एक पावर दिया गया वीटो। तो वीटो क्या होता है कि अगर नेशनल असेंबली कोई काम करता है या कोई लॉ लाता है, ठीक है, वो लॉ लाता है, तो ये क्या होगा कि किंग जो है उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर वो वीटो लगा दिया तो वो नियम पास नहीं हो सकता है। यहाँ पर किंग के पास क्या पावर हो गया, वीटो लगाने का पावर हो गया, यानी कि किसी अगर कोई नियम इसे पसंद नहीं आया किंग को, तो वो वीटो लगा के उस नियम को रोक सकता है, उस काम को रोक सकता है, ये पावर है। लेकिन जितने भी और सारे पावर्स थे काम करने का, देख रेख करने का, वो सारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स के पास थे। ठीक, कोई दिक्कत अब नहीं। अब यहाँ पर देखो मिनिस्टर को भी कंट्रोल कर रहा है नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये क्या हमारा 3 ग्रुप में बांटा गया था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जज वगैरह को डायरेक्ट जो ये यहाँ पर थे एक्टिव सिटीजन, वो लोग इनको वोट देके चुनते थे और इनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी चुनते। ऐसा नहीं कि जो अंगूठा छाप है उसको भी जज बना दिया गया, नहीं, क्वालिफिकेशन है और उनको फिर ये वोटिंग देके जज को चुनते थे। इनका काम लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाना था, जितने भी प्रॉब्लम हो रहे थे उसको सॉल्यूशन, केस वगैरह, केस मुकदमा हो गया जज के पास जाइए, और जो डेवलपमेंट का काम है नेशनल असेंबली या इनके मिनिस्टर के पास जाइए, वो लोग काम करते थे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रकार से बना हुआ था कि सारे एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, जिससे किसी के पावर को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर था वो 3 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, और कंट्रोलिंग पावर नेशनल असेंबली के पास रहा, जो सारे चीजों को कंट्रोल करता था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ ना, वो मेनली फोकस ज्यादा किया गया कि पुरुष को, मेल जो पर्सन है, उनके पावर्स को, उनके राइट्स को ज्यादा देना। वहां पे महिलाओं को ज्यादा राइट्स नहीं दिया गया था। ठीक है, जो पुरुष, मतलब वहां पे पुरुष जो थे उन्हीं को ज्यादा राइट्स देके काम करने के लिए रखा गया। ऐसा शायद सोच होगा कि महिलाएं नहीं कर पाएगी, लेकिन ये गलत सोच था अभी के समय के लिए। ठीक है, उस समय के लिए क्या था वो नहीं पता। अब उस समय क्या हुआ कि राइट्स सबसे ज्यादा किसको दिया गया, मैन आदमी को। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही शुरू हुआ था कि पावर मैन को देना है। ठीक है, अब वो इस पावर में एक है कि नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स दिया गया था सभी पर्सन को वहां पे। ठीक है, क्या नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स, ये क्या होता है कि नेचुरल है यानी कि वो प्राकृतिक रूप से है, मतलब उसको शुरू से ही मिलना चाहिए, और इनलाइनेबल मतलब उसको हम छीन नहीं सकते हैं। जैसे बोलने का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार जो है उसको नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, और वो राइट्स है उसका, वो उसको मिलना ही चाहिए, नेचुरल है। दूसरा, खाना पीना, रहने, घर बनाने, ये सारे राइट्स जो थे वो वहां पे मिला उन लोगों को कि अपनी मर्जी से जो मन है वो खा सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि खाना एक नेचुरल प्रोसेस है हमारा, उस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल था वो, और उसको ले भी नहीं सकते थे, तो कुछ राइट्स जो था वो नेचुरल था और वो उससे छीना नहीं जा सकता, ऐसा राइट्स दिया गया था सभी पर्सन के लिए। ये जो राइट्स था वो एक आर्टिस्ट थे ली बार्बियर, उनके द्वारा ये राइट्स दिया गया था 1790 में। ये कब दिया गया, 1790, किसके द्वारा, आर्टिस्ट ले बार्बियर के द्वारा। ठीक है, आर्टिस्ट ले बार्बियर 1790 में। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कब लागू हुआ, 1791। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था उसमें इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ठीक है, क्योंकि 1790 में ही 1790 में ये
अपना राइट्स दिए और यही राइट्स इसमें भी शामिल किया गया है 1 साल के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था हमारा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में तो किस प्रकार से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, और किस तरह से कौन से काम को कौन करेंगे इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर हम लोग देखें। किस तरह से लोगों को 2 ग्रुप में, एक्टिव और पैसिव मेंबर में बांटा गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।